I once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take first language Hindi for the students of class 10th. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पाठ की ओर, जो कि एक कहानी है और कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा, जिसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं उन्मुखीकरण की ओर। तो यहाँ पे देखिए उन्मुखीकरण में क्या दिया गया है। एक अच्छे सैनिक यानी सिपाही, सोल्जर के गुण है। तो अच्छे सिपाही के क्या गुण है, सैनिक के क्या गुण है? पहला है देशभक्ति। देशभक्ति यानी पैट्रियोटिज्म या देश के प्रति भक्ति। सजगता यानी अलर्टनेस, होशियारी, सावधानी। धैर्य यानी पेशेंस, सब्र, सहन शक्ति। साहस यानी करेज या हिम्मत। और अनुशासन यानी डिसिप्लिन। भारतीय सैनिकों में ये गुण जो है कूट कर भरे हैं। कूट कर यानी कुछ ज्यादा ही जो है किसी चीज की लिमिट से ज्यादा भर देना, उसे कहते हैं कूट कर भरना। तो कूट कर भरे हैं। यही नहीं, बाढ़, तूफान यानी आंधी, भूकंप यानी अर्थक्वेक या भूचाल, सूखा यानी ड्राई या रसहीन आदि प्राकृतिक यानी नेचर की विपदा यानी डिजास्टर या कैलामिटी या दुख के समय पे वे जो है जिस प्रकार की सहायता यानी मदद करते हैं, इससे उनकी सेवा भावना, जो सेवा की भावना होती है, उसका भी परिचय मिलता है। परिचय यानी उसकी भी जान पहचान होती है। तो ये था उन्मुखीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? आदर्श सेना की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो आदर्श सेना में जो है देशभक्ति यानी देश के प्रति भक्ति तथा सेवा की भावना होनी चाहिए। आदर्श सेना के सैनिकों को अनुशासित होना बहुत ही आवश्यक है, यानी डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। सेना के सैनिकों में सजगता यानी जो है अलर्टनेस, सावधानियां, होशियारी। धैर्य यानी पेशेंस, सब्र, सहन शक्ति, सहने की शक्ति। साहस यानी करेज या हिम्मत जैसे गुण निहित होने चाहिए। निहित यानी जन्मजात से ही होने। इन सभी विशेषताओं के विद्यमान यानी एग्जिस्टिंग या मौजूद होने पर ही सेना को आदर्श सेना माना जा सकता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक विपदाओं के समय सैनिकों का क्या सहयोग होता है? तो प्राकृतिक विपदा यानी डिजास्टर या कैलामिटी या भूचाल जब आ जाता है, तो ऐसे समय पर प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा आदि के समय सैनिक जो है पूरी सेवा भावना के साथ पीड़ित यानी जो विक्टिम है, जो दुखित है, जो इन्फेस्टेड है, पीड़ितों की सहायता यानी मदद करते हैं। वे बाढ़, तूफान और भूकंप में फंसे लोगों तक भोजन यानी खाने की सामग्री जो मटेरियल्स हैं तथा पानी पहुंचाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक विपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर्स के समय सैनिक पूर्ण सेवा यानी पूरी तरह से सेवा भावना के साथ बाढ़ग्रस्त यानी बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता यानी मदद करते हैं। अगला प्रश्न, आप अपना देश प्रेम कैसे प्रकट करेंगे? तो आप जो है अपना देश प्रेम किस तरह से प्रकट करेंगे? तो मैं तो अपना देश प्रेम भारतीय सैनिक की तरह मन से सेवा भाव जो होता है, सेवा भाव रखकर जनता की यानी लोगों की सेवा करूंगी। और विपदा यानी जब भी कोई मुसीबत आए, विपदा के समय तन मन धन से अपने देश के लिए हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की ओर। तो नेताजी का चश्मा इस कहानी का क्या उद्देश्य है? छात्रों में कहानी लेखन कौशल यानी स्किल, एक स्ट्रैटेजी का विकास यानी डेवलपमेंट, उन्नति या ग्रोथ करना। शब्द भंडार यानी वोकैबुलरी में वृद्धि,
वृद्धि यानी ग्रोथ या विकास करना, कहानी द्वारा कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन का विकास यानी डेवलपमेंट करना, और कहानी की भाषा शैली यानी लिखने का जो तरीका होता है, किसी भाषा के लिखने का ढंग को कहते हैं भाषा शैली का विकास करना, इसका मुख्य यानी प्रथम उद्देश्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विधा विशेष की ओर। किसी घटना या बात का सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण ही कहानी है। तो कहानी क्या है? किसी भी घटना या कोई बात का बहुत ही सुंदर ढंग से उसका वर्णन करना ही कहानी है। कहानी एक लघु यानी छोटा आकार यानी शेप की गद्य रचना है। गद्य यानी प्रोज है। कथावस्तु यानी कहानी की जो सामग्री होती है। पात्र यानी कैरेक्टर। संवाद यानी कॉन्वर्सेशन या बातचीत, बोलचाल। वातावरण यानी एटमॉस्फेयर। भाषा शैली यानी किसी भाषा के लिखने का ढंग। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स आदि जो है इसके तत्व यानी एलिमेंट है। तत्व का और क्या मतलब होता है? तत्व यानी सब्सटेंस या कोई पदार्थ या मूल वस्तु। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल कहानी है। इसकी शैली वर्णात्मक है। शैली यानी जो लिखने का ढंग जो है वर्णात्मक यानी वर्णों में लिखा जा सकने वाले को कहते हैं वर्णात्मक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। तो नेताजी का चश्मा इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी, और इनका जन्म हुआ सन 1947 में, और कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में। 8वें दशक यानी 8th डिकेड में उभरे स्वयं प्रकाश जी जो है आज समकालीन यानी एक ही समय का समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानी संग्रह यानी कलेक्शन या ढेर प्रकाशित हुए, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय यानी नोटिसेबल है या अच्छा है, काफी बढ़िया। मध्यवर्गीय यानी मिडिल क्लास जीवन के कुशल यानी स्किल्ड या अनुभवी। चितेरे यानी चित्रकार। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग यानी कैटेगरी या क्लास, शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध यानी किसी चीज के खिलाफ, विरुद्ध। चेतना यानी कॉन्शियसनेस या तर्क शक्ति, उसे कहते हैं चेतना है। तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव, समाज में जो भेदभाव होता है, जो सोशल सामाजिक यानी समाज के संबंध में यानी सोशल भेदभाव जो होता है, उसके खिलाफ प्रतिकार यानी प्रतिशोध या रिवेंज, रिटेलिएशन का स्वर यानी आवाज भी वे हैं। रोचक किस्सा गोई यानी किस्से कहानी सुनाने वाला। तो रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध यानी और रिच करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विषय प्रवेश की ओर। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, यानी चारों ओर यानी ऑल द 4 साइड्स, सीमाओं यानी लिमिट से घिर जाना यानी सराउंडेड। भूभाग यानी जमीन का भाग या टुकड़ा या हिस्सा। तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम जो है देश नहीं होता। देश कैसे बनता है? देश बनता है इसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों,
पेड़ पौधों, वनस्पतियों, वनस्पति यानी जो फिर से वही जो पेड़ पौधे होते हैं उसे वनस्पति कहते हैं, पशु पक्षियों से बनता है देश। इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि यानी बहुत अधिक धन के लिए प्रयास यानी मेहनत या उसके लिए जो है कोशिश करने का नाम जो है देशभक्ति है। इस कहानी में देश के निर्माण, देश की रचना या देश को बनाने में सब अपने अपने तरीके से सहयोग देते हैं। सहयोग यानी हेल्प करते हैं, एक साथ कार्य करने को कहते हैं सहयोग देना। बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। हालदार साहब, हालदार यानी हवलदार या फिर कांस्टेबल। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो आइए उस चश्मे वाले के बारे में जानेंगे जो एक देशभक्त ही नहीं बल्कि देशभक्तों का भी प्रेमी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। हालदार साहब को हर 15वें दिन, 15वें यानी हर 15th डे कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे यानी एक छोटा सा टाउन या छोटा शहर या नगर, एक गांव जैसा जो है, उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। बाजार यानी मार्केट था। कस्बे में यानी वो छोटे से जो शहर है, जो नगर है, उसमें एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना यानी फैक्ट्री, 2 ओपन एरिया सिनेमा घर, ओपन एरिया सिनेमा घर यानी जो थिएटर होता है वो, और एक नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी भी थी। नगर पालिका यानी म्युनिसिपैलिटी थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। कवि सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस या समूह या सभा मिलाप। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही यानी एंथुजियास्ट बोर्ड या प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, या प्रशासनिक अधिकारी यानी ऑफिसर या अफसर ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे यानी क्रॉस रोड्स पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर यानी मार्बल की प्रतिमा यानी स्टैच्यू लगवा दी। तो यह कहानी जो है उसी प्रतिमा यानी स्टैच्यू के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों यानी जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत यानी किसी वस्तु या मकान को जो बनाने में होने वाला जो खर्च होता है वो लागत, और अनुमान यानी एक अंदाजा, एक एस्टिमेट, और उपलब्ध यानी अवेलेबल या फिर प्राप्त बजट जो होता है, उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह यानी एक्साइटमेंट और चिट्ठी पत्री यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने वाला जो खत होता है उसे चिट्ठी पत्री कहते हैं। चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनवादी यानी गवर्नमेंट पीरियड जो होता है,
समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार, स्थानीय यानी लोकल कलाकार यानी आर्टिस्ट को ही अवसर यानी एक चांस देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते, कस्बा यानी वही गांव या टाउन के इकलौते, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का जो है विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर यानी मार्बल की थी। टोपी की नोक यानी किसी वस्तु के आगे का नुकीला भाग जो होता है उसे कहते हैं नोक। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, 2 फुट यानी 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम यानी इनोसेंट, भोले लग रहे थे, और कमसिन लग रहे थे। कमसिन यानी छोटी उम्र के लग रहे थे। फौजी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि यानी नजर से यह सफल और सराहनीय, सफल यानी सक्सेसफुल, सराहनीय यानी एडमिरेबल या प्रशंसनीय प्रयास था, कोशिश थी। केवल एक ही चीज की कसर यानी कमी थी जो देखते ही खटकती थी। वो क्या था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर यानी मार्बल का नहीं था। एक सामान्य यानी एक सिंपल सा और सचमुच का, एक रियल जो एक्चुअली में जो चश्मा होता है ना, वो चश्मा था। वो संगमरमर यानी मार्बल का नहीं बना था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा यानी वाइड काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे यानी क्रॉस रोड पर पान खाने रुके, तब उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित करना यानी एक टारगेट बनाना। तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक यानी उत्सुकता भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब जो है इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष यानी कंक्लूजन या परिणाम पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय यानी जो है एडमिरेबल या प्रशंसनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर यानी डिफरेंस दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर यानी स्क्वायर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला यानी तार यानी वायर के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक यानी जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब
कौतूहल यानी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, दुर्दमनीय, दुर्दमनीय यानी जिद्दी या हटीला हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, यानी पान भरा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज यानी जिंदा दिली, हैप्पी पर्सन या आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसने कुछ बोला नहीं, बट आंखों ही आंखों में हंसने लगा। उसकी तोंद यानी पेट, थिरकी यानी प्रिक होने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी यानी दांत दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्या चीज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक यानी कस्टमर या ग्राहक, खरीदने वाला आ गया। तो कोई गिराक आ गया समझो। उसको चौड़े चौखट यानी वाइड चौखट जो है, डोर का जो फ्रेम होता है, जो देहरी होती है, उसे चौखट कहते हैं। सो कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति यानी बिना चश्मा पहने वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत यानी चोट खाया हुआ या फिर जख्मी, बल्कि आहत करती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। असुविधा यानी इनकन्वीनियंस या बेचैनी या पीड़ा, डिस्कम्फर्ट हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध यानी अवेलेबल गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार यानी आवश्यकता या जरूरत होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः यानी पॉसिबली नेताजी से क्षमा यानी माफी मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद यानी पेट जो है थिरकी, कटते यानी एक पेड़ जिसकी लकड़ी कटी होती है, एक कट्टे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर ने जो है बनाना, ओरिजिनल चश्मा बनाना भूल गया।
पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी, यानी सरप्राइज या भौचक्का करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट शीशे की तरह चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र यानी अजीब, अनोखा और कौतुक भरा यानी उत्सुकता से भरा, जिज्ञासा से भरा या आश्चर्य से भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी सिर झुकाकर नम्र करना, विनीत होना, नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? भूतपूर्व यानी पहले वाला या प्राचीन सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से यानी दांत दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कही। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना, जो है मजाक उड़ाया जाना, अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, यानी अवाक यानी मौन रह गए, चुप या चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल यानी बेदम, दुर्बल, दुबला पतला या कमजोर सा लंगड़ा यानी जिसका एक पैर जो है कट गया हो या फिर कुछ चोट लग गई हो, तो मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बॉक्स पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉक्स जो है टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगता है। फेरी यानी परिक्रमा करना या फिर प्रदक्षिणा, इधर उधर जो भटकता रहता है, फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक यानी रियल नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे
से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए यानी कौतुक और प्रफुल्लता यानी प्रसन्नता, खुशी के कुछ क्षण यानी पल देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकान भी बंद थी। अधिकांश यानी मोस्ट, अधिक से अधिक मात्रा में, यानी ज्यादातर दुकानें जो है बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे यानी टिप से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम यानी वंश का या फिर जाति का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली यानी हृदय में रहने का जो स्थान है, हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित यानी जिसे स्थापित किया गया हो, उसे कहते हैं प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं और खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके यानी कूदे और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे यानी एक पौधा जिसके तने में गांठें होती है काफी। तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक यानी जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं बताऊंगी, मैं कुछ प्रश्नों के जो है उत्तर आपको बता दूंगी, बाकी के जो है आप अपने आप लिखिए। तो पहला प्रश्न,
गांव में मुख्य रूप से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? तो गांव जो है भारत की आत्मा वहां पे बसती है, और गांव में मुख्य रूप से बिजली पानी की समुचित व्यवस्था होनी बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। पक्की सड़कें, विद्यालय तथा चिकित्सालय होने चाहिए, जिससे गांव में बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकें और चिकित्सालय में रोगी को उचित उपचार मिल सके। यातायात के ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए और जिससे वे शहरों में आसानी से जुड़ सकें। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा क्यों लगाई होगी? तो लोगों में जो है देश प्रेम और देशभक्ति की भावना जागृत हो और वे अपने नेता के त्याग यानी बलिदान या जो उन्होंने अपने जीवन को जो न्योछावर किया है, तो उसको याद करके उनके जैसा बनने का प्रयास या कोशिश करें। इसी उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव से जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हालदार को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य क्यों हुआ होगा? तो हालदार साहब को पान वाले की बातें सुनकर आश्चर्य इसीलिए हुआ होगा क्योंकि आखिर मूर्ति का वास्तविक चश्मा यानी रियल ओरिजिनल चश्मा किधर गया होगा, जो उस पर हर रोज बदल बदल कर चश्मा लगाया जाता है। आज जहां देशभक्ति समाप्त होती दिखाई दे रही है, वहां कैप्टन जैसे लोग अपनी देशभक्ति इस तरह निभा रहे हैं। यहाँ पे आखिरी प्रश्न, हालदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को क्यों सराहा होगा? तो हालदार साहब ने उस कस्बे के नागरिकों को उनकी देशभक्ति पूर्ण भावना के लिए सराहा होगा, जिसके वशीभूत होकर जो है वे चश्मा विहीन मूर्ति, जिसमें मतलब जिस मूर्ति पे चश्मा ना लगा हो, बिना चश्मे की मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा अवश्य यानी जरूर लगा देते थे।